हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर विथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। 12th क्लास आरबीसी 12th क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है भाग 1 का, इतिहास भाग 1 का, ईंटें मन की और अस्थियाँ, उसमें हमने काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर कर ली थी इस टॉपिक से संबंधित। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक में बीच में चल रहा था, वो चल रहा था हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, जिसमें हमने काफ़ी विशेषता पढ़ ली थी। जिसमें एक विशेषता पढ़ेंगे सामाजिक विशेषताएं, और सामाजिक विशेषताओं को इंगित करने वाले कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसमें से एक समाधान विशेषता है, ठीक है। समाधान, आखिर समाधान होता क्या है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। समाधान का मतलब होता है, समाधान का मतलब होता है, लिखिए, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, सबको बताए। समाधान मतलब शव यानी मृत शरीर, ठीक है। शव को दफनाने या उसका अंतिम संस्कार, ठीक है। शव को दफनाने या अंतिम संस्कार करने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? समाधान कहते हैं, ठीक है। शव का मतलब होता है मृत शरीर, और धान का मतलब होता है धारण करना, अर्थात उस मृत शरीर को रखना, ठीक है, गड्ढे के अंदर, ठीक है। अब मृत शरीर को कहाँ रखते थे भाई? ठीक है, मृत शरीर को मिट्टी में या फिर समाधि में सुरक्षित रखा जाता था। उस समय की बात कर रहे हैं, कब, किस समय की बात कर रहे हैं हम? हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं। वहाँ की जो लोगों का जो जीवन था, जो सामाजिक जीवन था, वो किस किस प्रकार भिन्न था। ज़रूरी नहीं कि समाज कई प्रकार का समाज थे वहाँ, तो ज़रूरी नहीं हर समाज का समाधान करने की प्रक्रिया सेम हो। सबकी समाधान करने की प्रक्रिया अलग अलग होती थी। कुछ समाधान में क्या करते थे, कुछ लोग कीमती वस्तु ऐसा साथ में रख देते हैं, कुछ धन रख देते हैं, कुछ उस जिसकी मृत्यु से संबंधित जो प्रिय वस्तु है उनको साथ में रखा जाता था। तो हर समाज की अपनी अपनी विशेषताएं होती थी, ठीक है, लेकिन समाधान था जरूर, ठीक है। किसी को दफनाया जाता था इस प्रकार, ठीक है, सबका अलग अलग। तो क्या है, सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं की जानकारी हमें किससे मिलती है? इस समाधान से मिलती है। किससे मिलती है? समाधान से, ठीक है। समाज के अंदर सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं, सामाजिक भिन्नता कैसी हो सकती है? हर समाज की अपनी अपनी विशेषता, अपने अपने तरीके से सबको दफनाने की प्रक्रिया होती थी, ठीक है। और आर्थिक, बिल्कुल आर्थिक से भी हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि वो लोग उस समय जब शव को गाड़ते थे या अंतिम संस्कार करते थे तो साथ में क्या क्या ऐसे वस्तुएं रखते थे। कोई धन रखता था, कोई उससे प्रिय वस्तु रखता था, कोई उसके जो हार है या फिर पहनने की कोई वस्तु है इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण या कीमती वस्तु है, उनको साथ में रखा जाता था। तो सामाजिक और आर्थिक भिन्नता की जानकारी है, तो ये तो बहुत सारी विधियाँ। उस विधियों में से एक प्रमुख जो विधि है और वो है समाधान। कौन सी विधि है? समाधान। आपको ऐसे ही नोट्स बना लेना है, ठीक है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, सामाजिक व आर्थिक भिन्नताओं की जानकारी है तो बहुत सारी विधियां, उनमें से किसी एक विधि का वर्णन कीजिए, तो उसमें आप लिख सकते हो समाधान। समाधान का मतलब क्या होता है? शव को दफनाने या उसका अंतिम संस्कार करने की जो क्रिया होती है उसी को समाधान कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये मिस्र है, ठीक है, मिस्र, ठीक है, मिस्र, ठीक है। मिस्र के जो पिरामिड है, ठीक है, पिरामिड समझते हो आप? इस प्रकार के होते थे पिरामिड, ये इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार होते थे, मतलब इस प्रकार होते थे। यहाँ से मान लो ये ऐसे होते थे और ये नीचे से ऐसे, ठीक है, ये ऐसे पिरामिड होते थे, ठीक है। इस प्रकार के पिरामिड होते थे। तो मिस्र के पिरामिड, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, मतलब जिस समय हड़प्पा सभ्यता में पिरामिड बने उस समय मिस्र में भी पिरामिड बने, मतलब समकालीन। जिस समय यहाँ पिरामिड बनाए जा रहे थे उसी समय मिस्र के अंदर भी पिरामिड बनाए जा रहे थे। इसीलिए वहाँ के जो पिरामिड है और हड़प्पा सभ्यता के जो पिरामिड है वो समकालीन है। समकालीन मतलब एक ही समय पर बने हैं, उसी को बोलते हैं समकालीन, ठीक है। जैसे कि लगभग अकबर जो था, ठीक है, अकबर जो था वो किसका समकालीन था? तो महाराणा प्रताप के समकालीन था, क्योंकि उनके जो जन्म है दोनों के आसपास, बिल्कुल आसपास ही हुए हैं, तो इसीलिए उनको समकालीन माना जाता है। तो इसी प्रकार मिस्र के जो पिरामिड बने हैं उसी समय हड़प्पा सभ्यता के भी कुछ पिरामिड बने, इसलिए ये दोनों क्या है? एक दूसरे के समकालीन है। इनमें से कई पिरामिड मतलब मिस्र के पिरामिड और हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे पिरामिड थे, वो क्या थे? राजकीय समाधान। राजकीय समाधान का मतलब होता है, राजकीय मतलब राजा महाराजाओं
की जो मृत्यु होती थी तो उस पिरामिड के नीचे उनको दफनाया जाता था। उसी को बोलते हैं राजकीय समाधान, क्योंकि राजा का जो शव था वो बड़े ठाट और फाट से बहुत अच्छे तरीके से उनका दफनाने की प्रक्रिया होती थी, तो उन्हीं को राजकीय समाधान कहा गया था। और ऊपर क्या बना लिए जाते थे, ऊपर बना लिए जाते थे पिरामिड बना लेते थे, ठीक है, जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में हमें धन संपत्ति दफनाई गई थी। तो जब राजा या महाराजा, कोई बड़ा मंत्री या बड़ा कोई शाहूकार उस समय मर जाता था तो क्या करते थे, उसके साथ काफ़ी धन संपत्ति भी उस सब के साथ उस गड्ढे के अंदर दफनाई जाती थी, ठीक है। तो समाधान समझ में आ गया आपको। हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में सबसे पहले पढ़ रहे हैं सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, और उसमें से जो पहली विधि है वो शवाधान है, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं की जानकारी हमें बहुत सारी विधियों से मिलती है, जिसमें एक प्रमुख विधि है वो शवाधान है। तो शवाधान के बारे में हमने पढ़ लिया है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलो, यस, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, ठीक है। अब प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है, चलो, यस, ठीक है। अब हम समाधान के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी समाधान के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है समाधान। शवाधान, शवाधान का मतलब क्या होता है, मृत शरीर को दफनाना या उसका अंतिम संस्कार करना, ठीक है। शव को दफनाने या फिर अंतिम संस्कार की क्रिया को ही समाधान कहा जाता। और क्या क्या विषय समाधान के बारे में, और क्या क्या जानकारी मिली है समाधान के बारे में हड़प्पा सभ्यता से या फिर मोहनजोदड़ो से। यहाँ पर जो समाधान मिले हैं, ठीक है, तो वो आमतौर पर क्या होता है, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको किसके अंदर, गड्ढों के अंदर दफनाया जाता था। देखो ये दिख रहा है गड्ढा, ये गड्ढा दिख रहा है, ये गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोदने के बाद इसके अंदर उस शव को रख दिया जाता था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गड्ढों में दफनाया जाता था। इस प्रकार गड्ढा को खोदा जाता था और गड्ढा खोदकर उसके अंदर उसको शव को दफना दिया जाता और वो मिट्टी ऊपर बिछा दी जाती थी, ठीक है। इस प्रकार पहली विशेषता ये है। दूसरी विशेषता क्या है समाधान की, गड्ढों की बनावट एक दूसरे से कभी भिन्न होती थी। मतलब समाज थे, विभिन्न प्रकार के लोग थे, विभिन्न प्रकार के समाज थे, तो हर समाज अपने अपने तरीके से, किसी ने चौकर गड्ढा खोद दिया, किसी ने गोल गड्ढा खोद दिया, किसी ने गड्ढा खोद के ऊपर समाधि बना दी, मतलब अलग अलग प्रक्रिया होती थी। तो गड्ढों की बनावट क्या होती, भिन्न भिन्न होती थी, ठीक है। गड्ढों की सतह का मतलब निचला स्थान, कुछ स्थानों पर ईंटों से चुनाई की जाती थी, ठीक है। किससे, ईंटों से चुनाई की जाती थी। ये चारों तरफ क्या, ईंटें चुनाई की जाती थी, ठीक है। कहीं कहीं समाधान ऐसे में समाधान हमें या फिर क्या मिला, हाँ, समाधान ऐसे मिले हैं जहाँ पर क्या होती थी, ईंटों से चुनाई हो जाती थी। किससे, ईंटों से, ठीक है। ये लिखा ना, ईंटों से चुनाई की जाती थी या चुनाई की जाती थी, ठीक है, मतलब पक्की, कहीं कच्ची तो कहीं पक्की, ठीक है। कुछ कब्रों में हमें क्या मिले, मृतभांड मिले। ये मृतदंड नहीं है, इसको बोलते हैं मृतभांड। क्या है ये, मृतभांड। मृतभांड बोले तो मिट्टी के बर्तन मिले हैं हमें कब्रों से, और कहीं से हमें क्या आभूषण भी मिले हैं। तो ये सभी समाधान की विशेषता है। समाधान की विशेषताओं में क्या करोगे, मृतकों को गड्ढों में, सबसे पहले विशेषता याद रखना, मृतक जो थे उसको गड्ढों में दफनाया जाता था, और जो गड्ढे थे वो बनावट अलग अलग होती थी, ठीक है। कुछ गड्ढे की चुनाई ईंटों से होती थी, कुछ कब्रों से हमें मृतभांड मिले हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कुछ से हमें आभूषण मिले हैं, ठीक है। और कुछ गड्ढों से हमें पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के समाधान से आभूषण के प्राप्त हुए, ठीक है। यहाँ कहीं कहीं पे क्या होता था, समाधान होता था, ठीक है। ये व्यक्ति था, इस व्यक्ति के साथ इसके कुछ आभूषण मिले, ठीक है। पुरुष और महिला इन दोनों के दफनाया जाता तो साथ साथ में इनके आभूषण, ठीक है। ये जैसे कि मान लो ये हार है, ठीक है, इस प्रकार के। तो पुरुषों और तथा महिलाओं दोनों के समाधानों से, समाधान बोले तो डेड बॉडी जब दफनाई जाती थी तो वहाँ पर उत्खनन हुआ। उत्खनन के दौरान हमें कहीं कहीं पर तो आभूषण मिले, ठीक है, पुरुषों के समाधान से और महिलाओं के समाधान से क्या मिले, आभूषण मिले। क्या मिले, आभूषण। तो कितनी विशेषता होगी, पहली विशेषता है मृतकों को गड्ढों में दफनाया जाता था। दूसरी विशेषता है ये जो गड्ढे थे वो बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न थे, मतलब एक सेम नहीं थे, अलग अलग थे, ठीक है। तो गड्ढों की सतह का मतलब नीचे की जो सतह होती थी वो
कहीं कहीं तो कुछ स्थानों पर, सभी स्थानों पर नहीं, कुछ स्थानों पर ईंटों की चिनाई की जाती थी। ठीक है, वृद्धभान भी मिले हैं और आभूषण भी मिले हैं कब्रों से, और पुरुषों और महिलाओं के संविधान से हमें क्या मिला है, उनके आभूषण मिले हैं। ठीक है, 1980 बात हो रही है, कब की हो रही है, 1980 की बात हो रही है। 1980 के मध्य हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी मिली है। ठीक है, क्या मिली है, पुरुष की खोपड़ी मिली है। ये इस प्रकार मिली होगी खोपड़ी। ठीक है, ये इस प्रकार खोपड़ी मिली होगी। ठीक है, इस प्रकार की खोपड़ी मिली है। कहाँ से मिली हमें ये हमें मिले हैं हड़प्पा के कब्रिस्तान से मिली है। लगभग कब मिली है, 1980 के अंदर मिली है। ठीक है, पुरुष की क्या मिली है, खोपड़ी मिली है, और खोपड़ी के समीप क्या मिला हमको, एक शंख मिला है। क्या मिला है, शंख मिले हैं। ठीक है, के समीप शंख के कितने छल्ले मिले हैं, 3 छल्ले। कितने छल्ले मिले हैं, शंख के 3 छल्ले में तीन शंख मिले, मतलब कुल मिला के। तो शंख के 3 छल्ले में कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा के कब्रिस्तान से मिले। कब मिले हैं, 1980 मिले में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या मिला है, एक पुरुष की खोपड़ी मिली है, खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले मिले हैं। शंख समझते हैं ना, शंख जो समुद्र के किनारे मिलते हैं शंख, वो शंख। ठीक है, तो शंख कितने छल्ले मिले, 3 छल्ले मिले। कहाँ से मिले, हड़प्पा से। कब मिले, 1980। ठीक है, यस। नेक्स्ट एक धातु हमें मिला है और वो है जेस्पर। ठीक है, क्या मिला हमको, एक धातु मिला है जेस्पर, जो कि एक प्रकार का क्या होता था, उपरत्न होता था। ठीक है, उपरत्न होता था। ठीक है, तो जेस्पर के हमें मन के सैकड़ों संख्या में सूक्ष्म मनकों में बना एक आभूषण मिला है। किसका, जेस्पर। ठीक है, तो मन के, ठीक है, जेस्पर के मन के धातु है, उसके मन के और अनेक सूक्ष्म मनकों से मिलकर क्या मिला हमको, एक आभूषण मिला है। ठीक है, इस प्रकार जैसे कि ये माला है। ठीक है, ये इस प्रकार मन के लगे हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार के जेस्पर के और सूक्ष्म मन के, बड़े मन के और सूक्ष्म मन के मिलकर क्या मिला हमको, एक हार मिला हमें। ठीक है, आभूषण मिला। कहाँ से मिला हमें, वहीं हड़प्पा से मिला है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं था। मतलब छोटी मोटी चीज़ें तो दफना जाती थी, जैसे मिट्टी के बर्तन हैं, संग के छल्ले हैं, ये नॉर्मल चीज़ें थी। मतलब इतनी कीमती वस्तुएं नहीं थी। कीमती वस्तुएं दफनाने का प्रचलन बहुत कम था। वहाँ के जो लोग थे हड़प्पा के, वो विश्वास नहीं करते थे कि क्या जो भी मर जाए उसके साथ कीमती वस्तुएं दफनाएं, ऐसा विश्वास नहीं था। तो आपको लिखना है कुल मिलाकर जो हड़प्पा के जो निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो मृतकों को जब दफनाते थे उस समय कीमती वस्तुएं उनके साथ नहीं दफनाते थे। इस प्रकार आपको लिखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं अगली विशेषता के बारे में, विलासिता की वस्तु की खोज। ठीक है, विलासिता की वस्तु की खोज, ये अगली विशेषता है। ठीक है, सामाजिक विशेषता से भिन्न है। अब हम अगली विशेषता के बारे में पढ़ेंगे और वो है विलासिता की वस्तु है। ठीक है, अब वहाँ से हमें हड़प्पा से हमें ऐसी कौन कौन सी विलासिता की वस्तु है, विलासिता समझना लस्ट, ऐसो आराम की वस्तु है, हमें कहाँ क्या कौन कौन सी ऐसो आराम की वस्तुएं मिली हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं विलासिता की वस्तुएं। ठीक है, विलासिता की वस्तु की खोज, ऐसी क्या क्या चीज़ें हम वहाँ से मिली हैं। तो सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक और विधि है। एक विधि तो हमने पढ़ी सामाजिक भिन्नता को पहचानने की विधि, वो है शवाधान। उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा हमने कि मृतकों को गड्ढों में दफना जाता था और सभी गड्ढे एक समान नहीं होते। कुछ गड्ढों को ईंटों से चुना जाता था। ठीक है, गड्ढों से हमें वृद्धभांड मिले हैं, आभूषण मिले, पुरुषों और महिलाओं के साथ आभूषण मिले। 1980 के मध्य, ऐसा आप लोग याद रखना, 1980 के मध्य लगभग हड़प्पा से कब्रिस्तान जो उत्खनन हुआ, जब खुदाई हुई, वहाँ से हमें क्या मिले, पुरुष की खोपड़ी मिली, उसके समीप शंख के कितने छल्ले मिले, 3 छल्ले मिले। ठीक है, और एक प्रकार का वहाँ हमें आभूषण मिला जो जेस्पर धातु से बना था, जिसके अंदर कई मनके थे से मिलकर बना था। ठीक है, तो कुल मिलाकर वहाँ के जो लोग थे कीमती वस्तुओं को अपने मृतकों के साथ, जब मृतकों को दफनाते थे उस समय कीमती वस्तुएं साथ में नहीं रखा करते थे, विश्वास नहीं करते। नॉर्मल चीज़ें, मिट्टी के बर्तन हैं, इस प्रकार की चीज़ें रख देते थे, लेकिन कीमती वस्तुएं उस डेड बॉडी के साथ नहीं रखी जाती थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट विशेषता है सामाजिक भिन्नता की विशेषता दूसरी है, वो है विलासिता की वस्तुएं। अब विलासिता की वस्तु में ऐसी क्या क्या चीज़ें मिली हमें हड़प्पा से उत्खनन के दौरान, खुदाई के दौरान। ठीक है, वो पढ़ते हैं। तो सामाजिक भिन्नताओं को पहचानने की एक और विधि है और वो है कौन सी विधि है, ये। ठीक है,
विलासिता की वस्तु है, ठीक है। तो वो उस समय के लोग ऐसी कौन कौन सी वस्तुओं का यूज़ करते थे, विलासिता की जो लस्ट संबंधित ऐसो आराम की ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं यूज़ करते थे। तो रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाली वस्तुएं जिनमें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता था, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो या तो पत्थर से बनते थे या मिट्टी से बनते थे। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं, जैसे है चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ इत्यादि वस्तुएं सामान्य रूप से वस्तुओं में सर्वत्र पाई जाती थी, ठीक है। ये तो सामान्य चीज़ें हैं, ठीक है। ये इसमें नहीं आएगी, किसमें, विलासिता की वस्तु में नहीं आएगी, क्योंकि चक्कियाँ सभी लोग यूज़ करते ही थे, मृदभांड का यूज़ होता ही था, और सुइयाँ मतलब सूत काटने के लिए इनका प्रयोग किया था। वो बस्तियों के अंदर सब जगह मिलती थी हमें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़नी है इसके अंदर विलासिता की वस्तु में, वो है कीमती वस्तुएं। तो उस समय कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी, कीमती वस्तुएं थी जो हर कोई व्यक्ति यूज़ नहीं कर पाता था, ठीक है, जो दुर्लभ थी, बहुत कम मिलती थी। उनमें से क्या है, ठीक है, महंगी जटिल तकनीक से बनी हो या स्थानीय, ये सब क्या थी, अनुपलब्ध थी, बहुत कम चीज़ें उपलब्ध थी। मतलब कीमती वस्तुओं के अंदर बहुत कीमती वस्तु थी, बहुत कम, रेयर, बहुत ही कम चांस थे, बहुत दुर्लभ थे, मिले नहीं, बहुत कम मिले। तो उसमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे और बढ़े। यस, सबसे पहले जो चीज़ मिली है वो हमें फयांस मिली है, ठीक है। ये देखो फयांस से बना हुआ, फयांस क्या, एक प्रकार का होता क्या था, मैं लिखवा देता हूँ। फयांस आखिर में होता क्या था, पहले तो वो लिखिए, ठीक है। फयांस दो तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ था, ठीक है। फयांस क्या होता था, लिखो, घिसी, ठीक, घिसना मतलब घिसी हुई रेत, बिल्कुल जो बारीक रेत होती थी वो घिसी हुई रेत को हम क्या बोलते हैं, अथवा बालू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बालू, ठीक है। बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ, ठीक है, चिपचिपे पदार्थ, चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से ठीक है, चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ, ठीक है। क्या था, फयांस था। क्या क्या चीज़ थी इसमें, एक तो होती थी रेत, ठीक है, रेत और बालू एक ही बात था। इसके अंदर क्या मिक्स किया जाता था, रंग मिक्स किया जाता था, और एक चिपचिपा पदार्थ होता। इन तीनों चीज़ों को क्या करते थे, मिश्रित करके, मिक्स करके फिर इसको आग के अंदर पकाया जाता था, और पकाने के बाद इस प्रकार का पात्र बनता था, ठीक है। ये है फयांस, और यह फयांस से विभिन्न प्रकार के क्या बने हुए हैं, ये देखो मणके बने हुए हैं, और विभिन्न प्रकार के क्या बने हुए हैं, ये धातु, विभिन्न प्रकार के आभूषण बने, किससे, फयांस से, ठीक है। तो फयांस क्या होता था, एक प्रकार से, ठीक है, और इनको जो बनाना था बहुत कठिन था, ठीक है, इनको बनाना बहुत कठिन था, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से मिलती नहीं थी, ठीक है, ठीक है। ये बहुत कीमती थे, यह बहुत कीमती पात्र थे, ठीक है। पात्र मतलब पात्र लिखना है इसको, ठीक है, क्योंकि इससे जो बनते थे इन चीज़ों से, रेत, रंग और चिपे, इनको मिलाकर पकाकर ऐसा शेप दिया जाता था, ठीक है। तो ये जो पात्र थे यह बहुत ही कीमती पात्र थे, ये बहुत ही कीमती पात्र थे, ठीक है। यस, ठीक है, इन सभी चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है फयांस, ठीक है। इसको फयांस भी बोलते हैं, फयांस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे इन सारी चीज़ों को, रेत को, ठीक है, इसमें क्या क्या होती थी, एक रेत होती थी, ठीक है, रंग को मिक्स किया जाता और एक चिपचिपा पदार्थ,
इन तीनों को मिक्स बनकर इस प्रकार के पात्र बनाए जाते थे या फिर इस प्रकार के आभूषण बनाए जाते थे, जो कि बहुत ही, इनको बनाना बहुत कठिन था और साथ ही साथ में ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही मिलना बहुत ही दुर्लभ थे, ठीक है, और बहुत ही कीमती थे। अब इसमें क्या क्या रखा जाता है, क्या नहीं रखा, जब हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बढ़े आगे, चलो बढ़ते आगे। यस, तो फयांस क्या होता है? घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया एक प्रकार का पात्र था, ठीक है। क्या था? एक प्रकार का पात्र था। ये छोटे छोटे पात्र थे, ठीक है, क्या थे? छोटे छोटे पात्र थे जो कि बहुत ही कीमती माने जाते थे और इनको बनाना बहुत ही कठिन था। बढ़े आगे, चलो। यस, अब बात करते हैं हम तकलियाँ, ठीक है। क्या बात करेंगे? तकलियाँ। यहाँ लिखो तकलियाँ, तकलियाँ। क्या लिखे? तकलियाँ, ठीक है। यस, यहाँ लिखो तकलिया। ये तकलियाँ होती क्या थी? ठीक है, ये तकलियाँ आखिर में होती क्या थी? ठीक है, यस, होता क्या था? ये एक छोटा सा चक्र होता था, गोल वस्तु होती थी ये इस प्रकार, और इससे क्या होता था? सूत, ठीक है, सूत समझते हो या धागा, उसको काटने के लिए, ये काटने के लिए नहीं है, इसको काटने के लिए, ठीक है, इसको काटने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता था। एक छोटा सा चक्र होता था, गोल वस्तु होती थी, जिसका उपयोग प्राचीन काल में अपने हाथ से, कैसे? हाथ से सूत या धागा को काटने, ठीक है, कपास समझते हैं? कपास और ऊन से कपड़े बनाने, एक ये देखो ये चित्र दिख रहा है, इससे क्या होता? सूत काटने या, ठीक है, सूत काटने का काम किया जाता था। ये इसको इस तरह से हम इस तकलियों को इस प्रकार से हम चरखा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये लकड़ी से भी बने होते थे और मिट्टी से भी बने होते थे, ठीक है। इसका उपयोग कपास ऊन से धागा बनाने के लिए होता था, ठीक है। ये ऊन था, कपास था, और इस कपास से क्या बनाया जाता था? धागा बनाया जाता था। यह हल्का और आसानी से हाथ में पकड़कर चलाया जा सकता था। तो उस ज़माने के लोग भी देखो किस प्रकार की वस्तुएं, इस प्रकार की वस्तु का यूज़ करके क्या करते थे? धागा बनाते थे। तो तकलिया का मतलब क्या होता है? वही चरखा ही होता है जिसके द्वारा सूत या धागा काटने का काम किया जाता था या धागा बनाने का काम किया जाता था, ठीक है। ये प्राचीन काल में इस प्रकार होता था तकलिया, ठीक है। तकलिया में इस प्रकार आप लिख सकते हो, ठीक है। और क्या लिख सकते हो तकलियों के अंदर? तकलियों में आप और लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो यस, तकलिया में और लिख सकते हो आप, ये रोज़मर्रा के काम में आने वाली वस्तुएं थी भाई, ठीक है, क्योंकि सूत काटना, धागा बनाना तो रोज़ का काम था भाई, ठीक है। रोज़मर्रा मतलब रोज़ काम आने वाली वस्तुएं थी, रोज़मर्रा के प्रयोग की वस्तुएं थी, ठीक है। और क्या इसमें यहाँ और क्या लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। और ये फयांस जैसे पदार्थों से बनी होती, फयांस जैसे, ठीक है, जो कि फयांस या फेयांस, ठीक है, फयांस या फेयांस, ठीक है, जैसी दुर्लभ पदार्थ से बनी थी, जो कि बहुत कम मिला करती थी, दुर्लभ पदार्थ से बनी थी। क्या? तकलिया क्या होती थी? ये एक प्रकार चरखा होता है, इसके द्वारा क्या कपास या ऊन से धागा बनाया जाता था, जो कि फयान जैसी पदार्थों से बनी थी, ठीक है। और इसका उपयोग रोज़मर्रा के प्रयोग की वस्तुएं थी, रोज़ के काम में आने वाली वस्तुएं थी, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। यस, आगे बढ़े, चलो एक नोट करके आप लिखना है, ठीक है। अब ये महंगी वस्तुएं मिली कहाँ से हमको? तो दो स्थान हैं, एक तो है
महंगे पदार्थों से बनी वस्तुएं, जो महंगे पदार्थ जैसे फयान जैसे वस्तु है ना, फयान जैसे जो दुर्लभ पदार्थ, इनसे बनी जो महंगी वस्तु है वो हमें कहाँ कहाँ से मिली है, ठीक है। तो याद रखना, महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं, कैसी वस्तुएं? दुर्लभ वस्तुएं, दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः हमें कहाँ से मिली है भाई? मोहनजोदड़ो से मिली है। और कहाँ से मिली हमें? हड़प्पा, ठीक है। इन बस्तियों से हमें महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा की बस्तियों से हमें महंगी महंगी वस्तुएं मिली हैं। आगे बढ़े, चलो। यस, आगे बात करते हैं हम ठीक है। यस, और बात करें फाइनेंस के बारे में, ठीक है। और आ जाए फाइनेंस के बारे में, क्या लिखना है आपको? तो लिखो फाइनेंस के बारे में और क्या लिखेंगे हम, ठीक है। फाइनेंस से बने लघु पात्र से बने लघु पात्र, ठीक है। फाइनेंस से बने लघु पात्र, ठीक है। लघु पात्र मतलब छोटे छोटे पात्र होते हैं ना, जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं, इस पर लघु पात्र, जो संभवतः ठीक है, जो संभवतः द्रव्यों, ठीक है, द्रव्य मतलब लिक्विड, द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, द्रव्य मतलब लिक्विड वस्तु है। लिक्विड में क्या हो सकती है? महंगी। लिक्विड में क्या हो सकता है? शराब, ठीक है, शराब है। इसके अलावा इत्र है, ठीक है। तो फाइनेंस से जो वस्तुएं बनती थी, जो पात्र बनते थे, लघु पात्र बनते थे, उसके अंदर या तो शराब रखी जाती थी या फिर इत्र रखा जाता था, जो लंबे समय तक खराब नहीं होता था, क्योंकि इसके अंदर ऐसे पदार्थ थे, ऐसे प्राकृतिक पदार्थों से मिलकर बने थे, ऐसे रेत, रंग और ऐसा चिपचिपा पदार्थ था जो इन वस्तुओं को लंबे समय तक अच्छा खराब नहीं होने देता था, ठीक है। तो फाइनेंस से जो भी लघु पात्र बने हैं उसके अंदर द्रव्य रखे जाते थे। द्रव्य का मतलब शराब, इत्र, जो महंगी चीज़ें होती थी उनको इसके अंदर रखा जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से मिली है? फाइनेंस हमें कहाँ से मिला है? फाइनेंस से बनी या दुर्लभ वस्तुओं से बनी जो पदार्थों से बनी जो वस्तु है वो हमें अभी पढ़ाया था मैंने आपको। एक तो मोहनजोदड़ो से मिला, ये सारी वस्तुएं हमें मोहनजोदड़ो से, और कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, ठीक है, चलो। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, लेकिन कालीबंगा से हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है, ठीक है। लेकिन ठीक है, कालीबंगा से, कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। कालीबंगा से ऐसी कोई भी वस्तुएं हमें नहीं मिली है, केवल मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से ही महंगी वस्तुएं मिली है। फाइनेंस जैसे पदार्थ से बनी महंगी पात्र हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से बिल्कुल भी कुछ चीज़ें ऐसी प्राप्त नहीं हुई हैं, ठीक है, से बिल्कुल बात नहीं। कालीबंगा जैसी से इस प्रकार के महंगे पात्र या वस्तुएं नहीं मिली है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ऐसे आपको नोट्स बनाना है इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़े, चलो भाई, ठीक है। यहाँ नोट करके वो लिख सकते हो आप, ठीक है।
ठीक है, ठीक है। वर्तमान में सोना बहुत दुर्लभ है, ठीक है, सोना बहुत महंगा हो चुका है। वैसे ही उस समय के लोग भी सोने का उपयोग बहुत ही कम किया करते थे, ठीक है, ठीक है। सोना भी दुर्लभ, ठीक है, सोना भी क्या था, बिल्कुल दुर्लभ। मिला तो है लेकिन बहुत कम मिला है, ठीक है, ठीक है। आज की तरह सोना भी दुर्लभ आज की तरह मिलता था, ठीक है। जो हमें लगभग कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। तो सोने से बनी वस्तुएं आज की तरह बहुत दुर्लभ है ना, बहुत कम, बहुत महंगा हो गया। उसी प्रकार उस ज़माने में भी सोना बहुत महंगा था, तो बहुत कम मात्रा में हमें सोने से बनी वस्तुएं मिली है, ठीक है, याद रखना। ऐसा आपको एक लाइन लिखनी है, ठीक है। सोने से, सोना आज की तरह दुर्लभ, ठीक है, या लिख सकते हो सोना भी दुर्लभ आज की तरह ही मिलता था, जो हड़प्पा स्थल से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त होते हुए थे, ठीक है, होते थे, ठीक है। मतलब बहुत ही कम मात्रा के अंदर सोने से बनी वस्तु हमें प्राप्त हुई है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े आगे, चलो, यस। अब बात करते हैं शिल्प उत्पादन। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, शिल्प उत्पादन, ठीक है, शिल्प उत्पादन, ठीक है। अब शिल्प उत्पादन में क्या क्या वस्तु आएगी, क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। एक तो होता था मनके का कार्य, ठीक है। और क्या हो सकता है मनके कार्य के अलावा, शंख, शंख से बनी वस्तुएं, ठीक है, और धातुओं से बनी वस्तुएं, ये सारे शिल्प कार्य में होते थे, ठीक है, शिल्प कार्य में काम आता। जैसे कि मोहर निर्माण, ठीक है, मोहर निर्माण। और शिल्प उत्पादन में क्या आएगा, बाट बनाना, ठीक है, हीरा बहाट। इस समय बाट ऐसे होती थी, मूर्ति ऐसे होती थी। ये फयांस, देखो फयांस जैसे जो दुर्लभ पदार्थ थे उस पदार्थ से बनी वस्तु है, ठीक है। क्या बना है, मणकों से बना हुआ हार है, ठीक है। फिर ये धातुकर्म, धातु से बना हुआ है, ठीक है। ये औजार हैं, ये निर्भांड है, मिट्टी से बने बर्तन हैं, ठीक है। ये क्या है, मणके हैं, अलग अलग प्रकार के, चक्राकार, आयताकार, बेलनाकार, सभी प्रकार के मणके मिले हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये सब मोहरे हैं। और मोहरों के ऊपर क्या है, सब देखो मोहरों के ऊपर क्या है, एक में घोड़ा है, एक में भैंसा है, एक में गेंडा है, ठीक है, एक में बैल है, वृषभ है। अलग अलग मोहरों पर अलग अलग चित्र उकेरे गए थे, ठीक है। और ये शंख से बनी चूड़ियाँ हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में आता है, शिल्प उत्पादन में आता है। तो शिल्प उत्पादन में कौन कौन से कार्य आते हैं, मनके बनाने का कार्य, शंख बनाने का कार्य, या शंख से बनी चूड़ियाँ हैं, मनकों से बना आभूषण हैं, मोहर है, धातु से बनी वस्तुएं हैं, बाट हैं, ये सारे शिल्प उत्पादन के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलो इसमें नोट करके लिखो आप। यस, नोट करके लिखो क्या लिखना है। उस समय, ठीक है, बस्ती, बहुत सारी बस्तियाँ थी, बहुत सारे स्थल थे, जिसमें एक स्थल था चन्हुदड़ो, ठीक है, चन्हुदड़ो, ठीक है। ये बहुत ही छोटा था, सबसे छोटी बस्ती चन्हुदड़ो थी, लगभग 7 हेक्टेयर में फैली हुई बस्ती थी, ठीक है। और एक थी मोहनजोदड़ो, जो सबसे बड़ी बस्ती थी, ठीक है, मोहनजोदड़ो, जो कि कितनी हेक्टेयर में फैली हुई थी, लगभग 125 हेक्टेयर में फैली हुई थी, फैला हुआ स्थल था। कौन सा, मोहनजोदड़ो। और चन्हुदड़ो कितने, 7 हेक्टेयर। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा था, चन्हुदड़ो था, और सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, मोहनजोदड़ो था, ठीक है। बहुत ही छोटी बस्ती थी, ठीक है। और ये दोनों में से खास तो ये, ठीक है, खास तो ये चन्हुदड़ो, ये जो चन्हुदड़ो था बिल्कुल छोटी बस्ती थी, फिर भी शिल्प उत्पादन में लगे हुए थे। यहाँ के लोग शिल्प उत्पादन में लगे हुए थे। यहाँ से शिल्प उत्पादन से बनी हुई वस्तुएं बहुत मिली है। कहाँ से, चन्हुदड़ो किसके लिए उत्पादन, शिल्प उत्पादन, ठीक है। शिल्प उत्पादन में बहुत प्रसिद्ध था। कौन सा, चन्हुदड़ो। तो क्या लिखना है,
ठीक है। मोहनजोदड़ो से काफ़ी छोटा होने के बावजूद भी, या मोहनजोदड़ो बस्ती से काफ़ी छोटी बस्ती होने के बावजूद भी यहाँ के लोग शिल्प उत्पादन में अग्रणी थे, लगे हुए थे। ठीक है, शिल्प उत्पादन में संलग्न थे। कौन? यहाँ के लोग। कहाँ के लोग? चन्हूदड़ो के लोग। तो सबसे छोटी बस्ती थी, फिर भी शिल्प उत्पादन में बहुत ही अग्रणी थे, बहुत ही काम करते थे। ठीक है, यस। नेक्स्ट बढ़े, चलो। इसके बाद करते हैं हम, यस, मनकों का निर्माण। ठीक है, या लिखो मनकों का निर्माण। मनकों का निर्माण। ठीक है, यस, मनकों का निर्माण। मनकों का निर्माण होता था, कैसा था? ठीक है, मन के आयताकार भी मिले हैं वहाँ पे हमको, बेलनाकार भी मिले हैं, ठीक है, चक्राकार भी मिले हैं, सभी प्रकार के मन के मिले हैं। ठीक है, तो मनकों के निर्माण के अंदर हम सबसे पहली बात याद रखेंगे, और वो है कार्निलियन का हार। एक कार्निलियन एक पत्थर था, ये लाल रंग का। ठीक है, यस, सुंदर लाल रंग का पत्थर। ठीक है, सुंदर, कार्निल क्या? सुंदर लाल रंग था। क्या था? सुंदर लाल रंग, कार्निलियन, इस प्रकार का पदार्थ था। ठीक है, और मनकों निर्माण में किस किस चीज़ का प्रयोग किया था? कार्निलियन का प्रयोग किया जाता था, और जैस्पर का यूज़ किया जाता। ठीक है, और किसका यूज़ हो जाता? स्फटिक। ये सारे क्या है? पदार्थ है, स्फटिक। ठीक है, धातु है मतलब। और क्या क्या चीज़ थी? ठीक है, क्वार्ट्ज पत्थर थे, धातु थे, सब थे। सेल खड़ी भी एक पत्थर ही था। ठीक है, ये सारे क्या थे? ये तो सारे क्या थे? ये सारे क्या थे? पत्थर थे। क्या थे? पत्थर थे। ये सारे क्या थे? पत्थर थे। और धातुओं में क्या था? ठीक है, धातुओं में किन धातुओं से मनके बने थे? एक तो तांबा, कांसा तथा और सोने। ठीक है, या सोने के बने हमें क्या मिले हैं? मनके मिले हैं। ठीक है, यस, सोने। ये सब क्या थी? ये सब थी धातुएं थी। ये क्या थी? धातुएं थी। उन धातुओं से क्या थे? धातुएं थी। और साथ में और क्या था? ठीक है, देखो, मनके किस किस से बने थे? कार्निलियन से बने थे। जैस्पर नमक पदार्थ या पत्थर था, स्फटिक नमक पदार्थ था, क्वार्ट्ज पदार्थ था, सेलगढ़ी पदार्थ। इन पत्थरों से मनके बनाए जाते थे। और धातु में किन किन से मनके बनाए जाते थे? तांबा, कांसा, सोना से क्या बनाए जाते थे? मनके बनाए जाते थे। और इसके अलावा और किससे बनाए जाते हैं? शंख, जो समुद्र के किनारे मिलते हैं, इससे भी मनके बनाए जाते थे। और किससे बनाए जाते थे? फयांस, अभी सुना ही आपने, फयांस नामक जो एक पदार्थ था, 3 चीज़ों से मिलकर, है ना, घिसी हुई रेत, बालू, रंग और चिकना जो पदार्थ था, उन तीनों को मिश्रित करके फिर उनको पका देते। और पकाने के बाद ऐसा शेप दिया जाता था छोटा छोटा, जो मनकों के रूप में हो। ठीक है, और उसके मनके बनाए जाते थे। ठीक है, फयांस से भी मनके बनाए जाते थे, शंख से भी मनके बनाए जाते थे, और पक्की ईंटों से, नहीं, पक्की मिट्टी से, मिट्टी को पकाकर मनकों का रूप दिया जाता, शेप दिया जाता था। इन सभी से क्या बनाए जाते थे? मनके बनाए जाते थे। ठीक है, और इन मनकों का जो आकार था वो कैसा था? आकार कैसा था भाई? आकार था, वो था आयताकार। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, आयताकार। रिक्त स्थान में मनकों का आकार जैसे था आयताकार, चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, सभी। ठीक है, आयताकार, बेलनाकार, चक्राकार। ठीक है, चक्राकार मतलब ये ऐसे। ठीक है, बेलनाकार मतलब ये ऐसे,
ये बेलन होता है, बेलन है, ठीक है। आयताकार मतलब ये से आय जैसा, ठीक है, इस प्रकार। और ढोलाकार, ढोल के समान, ठीक है, ढोलाकार। और खंडित मनके भी होते थे, इनसे भी मनके बनाए जाते थे। ये अवस्था थी, ठीक है। मतलब ये तो इनका क्या था, आकार था, आयताकार, बेलनाकार, चक्राकार, ढोलाकार और खंडित, ये सब क्या थे, इनका आकार थे। तो मनके किस प्रकार के आकार के होते थे, आयताकार थे, बेलनाकार, चक्राकार, ढोलाकार और खंडित, ये सभी उनका आकार था। और मनके किस किस से बनाए जाते थे, अगर पत्थरों की बात करें तो ये सारे पत्थरों से मनके बनाए जाते हैं, अगर धातुओं की बात करें तो ये सारी धातुओं से मनके बनाए जाते हैं, और अगर इसके अलावा शंख से भी मनके बनाए जाते थे, ठीक है। शंख की चूड़ियाँ बनती थी, मनके बनते थे। फयांस जो पदार्थ था, बहुत बहुमूल्य पत्थर या पदार्थ जो दुर्लभ अवस्था में थे, बहुत कम मिला करता था, उससे भी मनके बनाए जाते हैं। फिर पक्की मिट्टी से भी मनके बनाए जाते थे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो आकार इनका हो गया, यस। अब बात करते हैं सेल खड़ी। किसकी बात करेंगे हम, सेल खड़ी की बात करेंगे, ठीक है, यस। किसकी बात करेंगे, सेल खड़ी। और सेल खड़ी क्या हुआ करता था भाई, ये बताओ मुझे। सेल खड़ी एक बिल्कुल मुलायम सा पत्थर होता था, ठीक है, बिल्कुल मुलायम सा क्या होता था, पत्थर हुआ करता था, ठीक है, यस, ठीक है। सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर जिसका उपयोग प्राचीन काल में विभिन्न वस्तुओं को बनाने और उन पर नक्काशी करने के लिए किया जाता था, ठीक है। इसका जो विशेषता क्या कर सकते हैं, इनका रंग सामान्यतः लाल रंग का होता, गुलाबी रंग का, पीला, भूरा रंग के विभिन्न प्रकार के रूप में ये मिलता था, ठीक है। एक प्रकार का पत्थर था जो कहीं कहीं हमें लाल रंग के मिले हैं, कहीं गुलाबी रंग के मिले हैं, कहीं पीले रंग के मिले हैं, कहीं भूरे रंग के मिले हैं, तो अलग अलग। इस पर से बिल्कुल एकदम स्मूथ, एकदम मुलायम था, आसानी से इसको काट सकते थे, ठीक है। और पानी में बिल्कुल चिकना हो जाता था, ठीक है, पानी में बिल्कुल चिकना। अभी आप देखते हो नदी के किनारे या नदी के अंदर जो पत्थर मिलते हैं कितने होते हैं, एकदम चिकने चिकने पत्थर होते हैं, वही सेल खड़ी, उसी को सेल खड़ी बोलते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, सेल खड़ी बोलते हैं, ठीक है, जिसको आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल चिकना होता था, इसलिए सेल खड़ी का मतलब क्या होता है, मुलायम। सेल खड़ी का मतलब होता है मुलायम, ठीक है। तो और यह गर्मी और दबाव से बनता था, ठीक है। और पानी बार बार ऊपर से जाता है तो क्या होता है, चिकना होता जाता है, ठीक है। बढ़ेंगे, चलो। तो ये था, क्या था, सेल खड़ी। सेल खड़ी क्या है, तो आपको आंसर देना है, एक मुलायम पत्थर है, ठीक है, जो प्राचीन काल में इसका उपयोग किया जाता। किसके लिए किया जाता है, वस्तुओं को बनाने के लिए और नक्काशी के लिए बनाता है। ये किस प्रकार कौन से रंग के होते थे, ये लाल रंग के होते थे, ये गुलाबी रंग के होते थे, ये पीले रंग के होते थे और ये भूरे रंग के होते थे, ठीक है। इसको आसानी से काटा जा सकता था, बहुत मुलायम था, ठीक है, चिकना था, इसलिए इसे सेल खड़ी कहा जाता है, ठीक है। अब परीक्षा में प्रश्न कैसा आ सकता है, देखो सेल खड़ी से बनी वस्तु है, आपको दिख रही है, ये देखिए, ये देखो, अभी एकदम शानदार तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको चित्रों के माध्यम से। ये देखो, ये सारे सेल खड़ी से बनी हुई क्या है, वस्तु है। अब सेल खड़ी से बनी क्या क्या वस्तु है, मूर्ति, पत्थरों से मूर्ति बिल्कुल बनती है, मनके बिल्कुल मनके बनते हैं, मोहरे बिल्कुल मोहरे बनती है। सेल खड़ी से मोहरे बनती थी, बिल्कुल बाढ़ भी बनते थे और मोहरे भी बनते थे, ठीक है। और ये चूड़ियाँ बनाने के लिए कच्चा माल था, सेल खड़ी कच्चा माल था। और फिर छोटी डिब्बिया पात्र, इसके अंदर कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी, ये ढक्कन है इसका, ये वाला ढक्कन है, इसको ढक के अंदर कुछ चीज़ें रखी जाती थी, ठीक है। निर्माण की प्रक्रिया, पहले हमें कच्चे टुकड़े मिले थे, नदियों के किनारे आसपास कच्चे टुकड़े मिले थे, फिर इसको हम काटते थे, काटने के बाद क्या जाता है, आकार दिया जाता है, ये है आकार, और फाइनल रूप में ये तेरा, ठीक है। घिसाई और पॉलिश करके वस्तुएं तैयार की जाती थी, किससे, सेल खड़ी से, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के शिल्प और कला कौशल का महत्वपूर्ण प्रमाण, सुंदर और टिकाऊ वस्तुएं बनाने में सहायक कौन, सेल खड़ी सुंदर और टिकाऊ वस्तुएं बनाने में सहायक था, ठीक है। व्यापार के लिए उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती थी, नई नई चीज़ें बनाई जाती थी, मणके हैं, मृदभांड है, ऐसे बना के मार्केट के अंदर बेचे जाते थे, जिसका अच्छा खासा पैसा आ जाता था। यह प्राचीन लोगों की तकनीकी और कलात्मक दक्षता को दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है, ठीक है। उस समय के लोग भी देखिए इस प्रकार की वस्तुएं बनाते थे, मतलब उस समय के लोग भी तकनीकी रूप से बहुत ही सक्षम थे, कलात्मक रूप से बहुत ही सक्षम थे, ठीक है ना, यस। और नोट करके आपको लिखना है, एक चन्हुदड़ो,
चंदुदड़ो नाम सुना है? चंदुदड़ो हमें अभी थोड़ी देर पहले, चंदुदड़ो क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे छोटी बस्ती थी, ठीक है, जहाँ पर शिल्प उत्पादन कार्य बहुत, शिल्प उत्पादन या शिल्प उत्पादन से संबंधित बहुत कार्य किए जाते थे। तो चंदुदड़ो, लोथल और धोलावीरा से हमें क्या मिले हैं पे? उपकरण मिले हैं। लेकिन कौन से उपकरण? छेद करने के उपकरण, ठीक है। जब मनके बनाए जाते थे तो मनके के बीच में क्या होता? छेद करना पड़ता, और छेद करने के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता होती थी, और वे उपकरण हमें कहाँ से मिले? चंदुदड़ो से, लोथल से और धोला से। तो क्या करोगे? चल धोला, चल धोला, क्या कर? छेद कर। चल धोला, छेद कर। छेद मतलब छेद करने के उपकरण हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं? च से चंदुदड़ो, ल से लोथल और धोला से धोलावीरा से हमें छेद करने के उपकरण मिले हैं, ठीक है। उपकरण मिले हैं, तो यहाँ ट्रिक लिख सकते हो आप, ठीक है, ट्रिक लिख सकते हो, ट्रिक, ठीक है। छेद करने के उपकरण हमें कहाँ से मिले हैं? तो चल धोला, चल धोला, क्या कर? छेद कर। ऐसे आपको ट्रिक लिख देनी। छेद का मतलब छेद करने के उपकरण हमें कहाँ से मिले? चंदुदड़ो से, लोथल से और धोलावीरा से मिले, ठीक है। और यहाँ के लोग क्या करते हैं? सेल खड़ी पर क्या करते हैं? नक्काशी, इस प्रकार नक्काशी, ये नक्काशी है, देखो नक्काशी, ये सारी नक्काशी है, नक्काशी कर रहे थे, ठीक है, घिसाई कर रहे थे और पॉलिश करके बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाते थे। कौन? हड़प्पा के लोग। कहाँ के लोग? चंदुदड़ो के लोग, लोथल के लोग और धोलावीरा के लोग, ठीक है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो सेल खड़ी पत्थर को सबसे पहले काटते थे, फिर काटने के बाद उसको घिसाई करते, और घिसाई करने के बाद उसको आकार देते थे, बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाते थे सेल खड़ी। और सेल खड़ी क्या है? एक मुलायम पत्थर है, बहुत ही मुलायम पत्थर है, जिससे मन के बनाए मोहरे बनाई गई, स्त्री की मूर्तियाँ बनाई गई, छोटे छोटे पात्र बनाए गए, ठीक है। चलो आगे बढ़े। यस यस, ये रहा कार्नियलियम हार, ठीक है लाल रंग, है ना लाल रंग, ये एक तरह से क्या था? ठीक है, लाल रंग का हार, पत्थर था, लाल रंग का पत्थर था, जो मुख्यतः हमें कहाँ से मिला है? चंदुदड़ो से मिला। और चंदुदड़ो कहाँ पर है? सिंध में। कहाँ पर? सिंध। और सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये जो चंदुदड़ो है, वहाँ से हमें कार्नियलियम के हार बहुत पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो कार्नियल, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है, परीक्षा के अंदर प्रश्न आ सकता है कि सेल खड़ी के या सेल खड़ी से या सेल खड़ी के सूक्ष्म मन के कैसे बनाए जाते थे? मन के कैसे बनाए जाते थे, ठीक है। इसका आंसर लिखना है आपको, मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना है, ठीक है। क्या लिखोगे? चलो लिखो। सेल खड़ी से सूक्ष्म मन के, सेल खड़ी से जो सूक्ष्म मन बनते थे वो किन किन चीज़ों को मिलाकर बना? सबसे पहले कार्नियलियन, ठीक है, का जो लाल रंग था, एक पत्थर था, उस पत्थर को घिस कर जो लाल रंग निकला था वो लाल रंग का यूज़ होता था, लाल रंग, ठीक है। प्लस इसमें और क्या मिलाते थे? पीला रंग, ठीक है, इसके अंदर पीले रंग को मिला जाता था, और साथ में क्या मिला जाते थे? ठीक है, ठीक है। इन दोनों को क्या करते थे? मिक्स करते थे। क्या करते थे? इन दोनों को मिक्स में किया जाता था, और मिक्स करने के बाद क्या करते थे? इसको इन दोनों को मिक्स करने के बाद मनके बनाए जाते थे, ठीक है, ठीक है, मनके बनाए जाते थे, ठीक है। ये कच्चा माल था, मतलब यूँ, ठीक है, विभिन्न चरणों से होकर गुजरता था ये, ठीक है। इसको हम और अच्छे तरीके से समझाता हूँ मैं आपको, मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसे लिख लो आप, चलो, ठीक है। कार्नियलियन का लाल रंग, पीला रंग, ठीक है, ठीक है, पीला रंग या पीले रंग, ये लिखता हूँ पीले रंग, पीले रंग के कच्चे माल, ठीक है, माल कैसा ले जाता? कच्चा माल ले जाता, तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों, उत्पादन के
विभिन्न चरणों में मनकों को मतलब लाल रंग, पीले रंग और एक कच्चा माल, इन कच्चे माल को इकट्ठा करके कच्चा रूप दिया जाता था, मतलब मनके का शेप दिया जाता था। फिर उन मनकों को क्या किया जाता, आग के अंदर डाल दिया जाता और आग के अंदर डालने के बाद उनको पकाया जाता था। ठीक है, तो आग में पकाकर ठीक है, आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। मतलब कार्नियल का लाल रंग, पीला रंग, इनका जो कच्चा माल है उनको एक मिक्स कर दिया था। मिक्स करने के बाद इनको मनकों का रूप देकर आग के अंदर डाल दिया जाता और आग के अंदर अच्छे से पकाते थे इनको, और इसके बाद इनको निकाल लेते थे। निकालने के बाद उस पर पॉलिश करते थे, पॉलिश करने के बाद रंग करते थे, और रंग करने के बाद मार्केट में इनको बेचने के लिए निकाल दिया जाता था। ठीक है, फिर क्या करते थे, ठीक है, वही मैंने कहा था, बारीकी सल्क निकाल कर इन्हें अंतुम दिया जाता था। इन पर घिसाई की जाती थी, इन पर क्या घिसाई करते थे। फिर क्या करते थे, पॉलिश करते थे। ठीक है, और पॉलिश करने के बाद उन उपकरणों की सहायता से, कहाँ से मिले उपकरणों के छेद करने के उपकरण, चल धोला छेद कर, छनोदड़ों से, लोथल से और धोलावेर से जो उपकरण मिले, उन उपकरणों से क्या किया जाता, छेद किया जाता था। और छेद करने के बाद ये प्रक्रिया पूरी हो जाती थी और फिर इनको मार्केट के अंदर लाया जाता था। ठीक है, एक लास्ट नोट करके वो लिख दो, ऐसा आपको लिखना है बना के थोड़ा सा। ठीक है, दो स्थान है, एक है नागेश्वर और एक है बालाकोट। ठीक है, तथा ठीक है, नागेश्वर और बालाकोट ये दोनों क्या थी, समुद्री बस्तियाँ थी, समुद्री बस्तियाँ थी। ठीक है, ठीक है, समुद्री बस्तियाँ मतलब समुद्र के किनारे थी, समीप स्थित थी। ठीक है, और समुद्र के किनारे स्थित है, इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, शंख मिलेंगे, सीधी सी बात है। और शंख मिले मतलब शंख से बनी हुई वस्तु हमें यहाँ से प्राप्त होगी। ठीक है, शंख से बनी हुई वस्तु हमें कहाँ से मिली, नागेश्वर से और बालाकोट से। ठीक है, कहाँ से मिली, दोनों समुद्री बस्तियां हैं और समुद्र के किनारे हमें क्या मिलती है, शंख। इसलिए शंख से बनी हुई वस्तुएं हमें उत्खनन या खुदाई के दौरान हमें कहाँ से मिली, नागेश्वर और बालाकोट से मिली। ऐसा आपको लिखना है, नागेश्वर और बालाकोट से हमें मिली। और क्या क्या चीज़ें मिली यहाँ पे से, शंख से बनी हुई वस्तुएं, शंख से बनी हुई वस्तुएं। अब शंख से बनी हुई वस्तु कौन कौन सी मिली हमें, चूड़ियाँ, शंख से क्या बनता है, चूड़ियाँ बनती है। ठीक है, और पच्चीकारी। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिले। और याद रखना, शंख उत्पादन के केंद्र थे ये, इम्पोर्टेंट। कौन से, नागेश्वर और बाला शंख उत्पादन के क्या थे, केंद्र थे। ना बाला शंख ले, ना बाला शंख ले, ऐसा ट्रिक बना सकते हो आप खुद। ठीक है, ना बाला क्या ले, शंख ले। ठीक है, ना से नागेश्वर और बाला से बालाकोट। शंख ले मतलब शंख से बनी वस्तुओं का केंद्र था या शंख उत्पादन का केंद्र था नागेश्वर और बाला। क्यों, क्योंकि दोनों समुद्री बस्तियाँ थी, समुद्र के किनारे पर स्थित, इसलिए वहाँ शंख बहुतायत में मिले हमें। और शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, बहुत सारी पच्चीकारी है। ठीक है, इसके अलावा करछियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, एक नोट लास्ट बना के और लिख दो, ये नोट लिख रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यस। चन्हूदड़ो, क्या लिखना है, चन्हूदड़ो और लोथल, चन्हूदड़ो और लोथल। ठीक है, यहाँ से तैयार माल, कहाँ से, चन्हूदड़ो और लोथल से तैयार माल कहाँ जाता था भाई, तैयार माल। ठीक है, कहाँ जाता था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है, जिससे बड़े केंद्रों, जैसे बड़े केंद्रों तक लाया जाता था,
था। आप ऐसे लिख लो, चंद्रोड़ो और लोथल से तैयार माल। यहाँ पर चीज़ें क्या बनती थी? यहाँ से शंख, शंख से बनी वस्तुएं, ठीक है, ये यहाँ पर ही तैयार कर दी जाती थी। कहाँ? चंद्रोड़ो, ठीक है, यहाँ पर ही शंख से बनी वस्तुएं तैयार कर ली जाती थी और तैयार करने के बाद सीधा वो जो माल था वो सीधा पहुँचा जाता था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पहुँचाया जाता था। परीक्षा में प्रश्न आएगा कि किस बस्तियों से या हड़प्पा के किस स्थल से तैयार माल, ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तक बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था या पहुंचाया जाता था। तो वो कौन से 2 स्थल थे? चंद्रोड़ो और लोथल। इन दोनों जगह से शंख से बनी वस्तुएं या फिर तैयार माल सीधा मोहनजोदड़ो या हड़प्पा नामक बड़े शहरी केंद्रों में या केंद्रों तक पहुंचाया जाता था या लाया जाता था, फिर वहाँ वो वस्तुएं मार्केट के अंदर बिकती थी, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या कर दी, ये हमने हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के हमने विशेषता का जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे या अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। और यहीं पर टॉपिक को समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से अनुरोध करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा, यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। और इसके साथ आज के चैप्टर या आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।